हमने कहा कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। तो क्या है कि जैसे अर्थ है, अर्थ मार्स को अट्रैक्ट करेगा, मार्स जुपिटर को अट्रैक्ट करेगा, जुपिटर नेपट्यून को अट्रैक्ट करेगा, नेपट्यून सैटर्न को करेगा। तो सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर सोचिएगा कि बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गई तो कोई प्लैनेट स्पेस में कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो अर्थ ने, मान लीजिए मैं कहता हूँ अर्थ और मार्स की बात करता हूँ, अर्थ ने मार्स को अट्रैक्ट कर रखा है, तो मार्स ने भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रखा है। इसीलिए अर्थ भी स्पेस में एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर घूमता रहता है, मार्स भी एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर घूमता रहता है। वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ तो वो रिवॉल्व करते ही है। तो जितनी भी प्लेनेटरी बॉडीज हैं, ये भी तो बॉडीज हैं, इनका भी तो कुछ ना कुछ मास है, तो ये भी तो एक तरह से ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं दे आर आल्सो एक्सर्टिंग सम फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरा का पूरा सोलर सिस्टम रुका हुआ है, होल्ड हुआ है। नहीं तो कोई कहीं चला जाएगा, कोई प्लेनेट कहीं, कोई प्लेनेट कहीं आसमान में, यूनिवर्स में खो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इन द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स मूव इन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो लगभग लगभग सर्कुलर ऑर्बिट्स में सन के चारों तरफ घूमते हैं। एंड द सैटेलाइट्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट्स घूमती हैं। A force called centripetal force is needed to make an object move in a circular orbit or circular path। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूमना चाहता है तो एक फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको रोक कर रखती है। ठीक, तो हमने ये कहा इन द केस ऑफ प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। अब देखिएगा आपने क्या करा, आपने एक ना थ्रेड ले लिया, आपने एक धागा ले लिया, थ्रेड है ना, और उस थ्रेड में आपने क्या करा, उसके एक कॉर्नर तो आपने पकड़ लिया और एक कॉर्नर पर आपने स्टोन बांध दिया और आप उसको पकड़ के ऐसे घुमाने लगे। ठीक, मतलब ये ऐसे हो गया कि आपने थ्रेड लिया और थ्रेड को पकड़ के, थ्रेड में स्टोन बंधा हुआ था, आपने इसको ऐसे 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 घुमाना शुरू कर दिया। तो जब आप घुमाओगे तो ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, समझ रहे हैं, ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, यहाँ पर आ जाएगा घूमता हुआ, फिर थोड़ी देर में घूमता हुआ इधर आ जाएगा, फिर थोड़ी देर में घूमता हुआ इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसको घुमाते रहेंगे तो होगा क्या, मतलब ये रुका हुआ कैसे है, ये इस सर्कुलर पाथ में रुका हुआ कैसे है स्टोन, आपके हाथ की फोर्स की वजह से आपने इसको होल्ड कर रखा है। अगर आप छोड़ दें ना, जो आपने थ्रेड को पकड़ रखा है और आप घुमाते जा रहे हैं, अगर आप थ्रेड को छोड़ दें तो थ्रेड को छोड़ते ही ये पत्थर जो है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा यहाँ से। अब ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने थ्रेड ले रखा है, थ्रेड के एक कॉर्नर में आपने एक स्टोन को बांध रखा है और आप उसको घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, और आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद भी वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या, मान लीजिए जब आपने इसको छोड़ा तो स्टोन यहाँ पर था, तो जब सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी मूव करती है ना, तो हर एक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसकी डायरेक्शन होती है सर्कल के टेंजेंट की डायरेक्शन में। ये चीज मालूम है सभी को, ये चीज सभी को मालूम है कि अगर मैं पत्थर बांधकर किसी भी थ्रेड में और उसको ऐसे 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 घुमा रहा हूँ और मैं अचानक उसको छोड़ दूँ, तो सोचिएगा अगर वो स्टोन उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर मैंने थ्रेड को छोड़ा है, उस इंस्टेंट पर वो स्टोन यहाँ पर था, तो वो अपने सर्कल के टेंजेंट की डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब कोई तो फोर्स थी जिस फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, वो फोर्स मेरे हाथ में प्रोवाइड कर रखी थी। एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो जो फोर्स होती है, जो एक किसी भी स्टोन को, किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने में हेल्प करती है, जो फोर्स, दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर की तरफ होती है बेटा। और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल फोर्स। सभी को समझ में आ गया? ये शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, CENTRIPETAL, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमने में मदद करती है, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब जो मुझे नेक्स्ट इसमें स्टडी करना है वो क्या है, वो देखिएगा कि अब जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो इसका मतलब सन ने ही वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रखी है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। बताइए, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। तो मैंने अपने हाथ से घुमा रहा हूं, मैं किसी एक पत्थर को घुमा रहा हूँ गोल 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 गोल, तो दर्द कहाँ हो रहा है? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। दर्द होगा कहाँ पर? जहां पर मैं फोर्स लगाऊंगा। मैंने फोर्स लगा रखी है अपने हाथ से, तो इसीलिए मेरे हाथ में दर्द होने लगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो प्लैनेट्स इधर उधर क्यों नहीं जा रहे, एक ही सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सन ने एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रखी है, जिन्होंने सारे के सारे प्लैनेट्स को अट्रैक्ट कर रखा है टुवर्ड्स द सन। ठीक है। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए जी, सबको क्लियर है? अक्षर, अक्षर यस क्लियर सर। है? आदित्य, दिव्यांशी, Yes, sir. गरिमा, यस। Yes, sir. इंदर, यस सर। न्यासा, प्राजक्ता, Yes, sir. युग, यस सर। सभी को समझ में आ गया ना ये वाला टॉपिक? चलिए जी, फिर अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब देखिए इसमें क्या है कि जो केप्लर्स लॉज हैं प्लैनेटरी मोशन के, हो सकता है कि वो सिलेबस में से हट गए हैं। ठीक, लेकिन मैं इसको करा रहा हूँ, मैं आपको एक इसका इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा, क्योंकि ये चीज जो है ये आगे आपको काम जरूर आएगी। अभी आप 9th क्लास में है, 10th में तो नहीं है ये, लेकिन 11th क्लास में केप्लर्स लॉ आपके सिलेबस में है। तो इस वजह से मैं ये चीज जो है ये छुड़वा नहीं रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ उसको। ठीक है। हार्डली हमको 10-15 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं इसको। देखिए, केप्लर के 3 लॉ थे। केप्लर के 3 लॉ थे, तो पहले लॉ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। केप्लर्स लॉज ऑफ Kepler's laws of planetary motion. Kepler's laws of planetary motion. अब इसके ना 3 लॉ हैं। पहला देखते हैं Kepler's फर्स्ट लॉ। सर, हाँ जी। सर ये लॉज लिखने हैं? नहीं, कुछ नहीं लिखना भाई, सब मैं आपको नोट्स भेजूंगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। Kepler's first law. Kepler's first law क्या कहता है? Kepler's first law states that the planets move in elliptical orbits around the sun. देखिए, न्यूटन ने ये कहा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, लेकिन केपलर ने ये कहा कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स क्या होते हैं? जैसे एलिप्स होता है ना, एलिप्स की शेप होती है जिसको आप कहते हैं ओवल शेप। ओवल शेप मतलब जो एग होता है ना, अंडा जो होता है, जो अंडे की शेप होती है उसको बोलते हैं एलिप्टिकल शेप। ये ऐसी होती है शेप, इस तरीके की शेप, इस शेप को हम बोल देते हैं एलिप्स। जैसे सर्कल होता है ऐसे ये भी एक शेप होती है, उसको बोलते हैं हम एलिप्स। तो केपलर states that the planet moves in elliptical orbits around the sun, with the sun at one of the two foci of the elliptical orbit. अब सुनिएगा ध्यान से।
बहुत ज्यादा डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो सर्कल होता है, सर्कल का एक कॉमन फोकस पॉइंट बताइए। कॉमन फोकस पॉइंट होता है सर्कल का सेंटर। सर्कल के सेंटर से हम ये कहेंगे कि अगर हमने सर्कल को उसके सेंटर से पकड़ लिया तो सर्कल इधर उधर नहीं जाएगा, सर्कल उस सेंटर के चारों तरफ ही रिवॉल्व करता रहेगा। इसी तरीके से जो एलिप्स है, एलिप्स में दो तरफ कर्व बनता है। तो यहाँ पर बहुत लंबा कर्व है, यहाँ पर बहुत लंबा कर्व है, जो शार्प कर्व है वो दो तरफ बनता है। तो एक तो ये और एक ये इसके सेंटर नहीं कहलाते, इनको कहते हैं बेटा इनका फोकस। ठीक है, फोकस। और फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फोकाई। फोकाई, ठीक है, FOCI, फोकाई। तो हमने कहा कि ये एलिप्स है। एलिप्स जैसे सर्कल होता है, सर्कल में एक सेंटर होता है, ऐसे ही एलिप्स होता है। एलिप्स के अंदर दो सेंटर नहीं बोलते, उनको फोकाई बोलते हैं, दो फोकस होते हैं। तो फोकस के प्लूरल फॉर्म को बोलेंगे फोकाई। तो एक फोकस तो यहाँ हो गया F1, एक फोकस यहाँ हो गया F2। तो कैप्लर का फर्स्ट लॉ ये कहता था, कैप्लर ने कहा, पहला लॉ उसका ये था कि all the planets revolve around the sun in elliptical orbits with the sun at one of the two foci of the ellipse। मतलब कि यहाँ पर या यहाँ पर सन इन दोनों फोकस पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर होगा, और बाकी बाकी के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इस एलिप्टिकल पाथ में चारों तरफ घूमते रहेंगे। मतलब सर्कुलर पाथ नहीं होगा। न्यूटन ने एक्सप्लेन करा था बेटा सर्कुलर पाथ, लेकिन कैप्लर ने कहा कि नहीं, वो एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो हमने कहा कि चलिए मान लीजिए सन यहाँ पर है, ठीक, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, सॉरी कैप्लर का फर्स्ट लॉ था। तो कैप्लर का सेकंड लॉ देखते हैं। देखिए, each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal areas in equal intervals of time। ठीक है, अब जरा समझिएगा। सबसे पहले तो कैप्लर ने ये कहा कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, जहां पर सन जो है वो दोनों में से किसी एक फोकस पर, एलिप्स के दोनों में से किसी एक फोकस पर सन रहता है। सेकंड देखते हैं कैप्लर्स सेकंड लॉ, कैप्लर का सेकंड लॉ। कैप्लर के सेकंड लॉ में क्या था, मैं फिर से वही डायग्राम बनाऊंगा। कैप्लर ने बोला कि जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, और सन को हमने मान लिया अगेन के सन यहाँ पर है। तो अब हमने कहा कि मान लो एक प्लेनेट इस पोजीशन पर था और इस पोजीशन पर था। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में किसी भी प्लेनेट को मान लो टाइम लगा t। तो फिर हम देखेंगे कि एरिया कितना है, ये एरिया कितना है। ठीक, उसको मान लीजिए इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में प्लेनेट को टाइम लगा t। तो मैंने कहा टाइम t में उसने कितना एरिया, उस प्लेनेट ने इतना एरिया स्वीप कर दिया, उसने इतना एरिया कवर करा। तो ये जो एरिया है इस एरिया को हम बोलेंगे A1। फिर मान लो ये टाइम कितना था, मान लो ये टाइम हमारा था, मान लीजिए 3 डेज, है ना। 3 डेज भाई 24 आवर्स होते हैं, तो 24 into 3 72 आवर्स हो गए। दूसरी तरफ कोई दूसरा प्लेनेट है, दूसरा प्लेनेट यहां से और यहां तक आता है 3 डेज में। वो यहां से यहां तक आता है 3 डेज में, ठीक है। तो अब अगर इसका पाथ, इसका एरिया निकाला जाए, मतलब टाइम सेम रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये एरिया है A2। तो कैप्टन ने बोला A1 इज इक्वल टू A2 होगा। मतलब अगर सेम टाइम में ये प्लेनेट यहां से यहां आता है तो इसने जो एरिया स्वीप करा, और उसी टाइम में एक दूसरा प्लेनेट है वो यहां से यहां आता है उतने ही टाइम में, है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला एरिया स्वेप्ट और ये वाला एरिया स्वेप्ट ये इक्वल होगा। समझ में आ गया कि नहीं बताइए।
सेकंड लॉ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये इसका सेकंड लॉ है, ये मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ इसको, क्योंकि ये इस बार जहां तक है मुझे जो ध्यान आ रहा है शायद सिलेबस में से हट चुका है। कैपलर सेकंड लॉ आप एक बार वेरीफाई कर लेना वैसे, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिएगा थर्ड है कैपलर्स थर्ड लॉ। और पता है होता क्या है कि मतलब 10th में जैसे सिलेबस कम हुआ है, तो 10th में तो करना ही पड़ेगा, बोर्ड का एग्जाम होगा तो 10th में तो करना ही पड़ेगा, उनको कम करके देंगे। लेकिन 9th क्लास हो गई या 11th क्लास हो गई तो उसमें कहा नहीं जा सकता है, डिपेंड करता है आपके स्कूल टीचर पर, वो करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए कोई टॉपिक छोड़ना मत, जो मैं करा रहा हूँ कर लेना इसको। देखिए कैपलर का थर्ड लॉ है, कैपलर के थर्ड लॉ ने कहा, थर्ड लॉ में कैपलर ने बोला द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन is directly proportional to the square of the time it takes to move around the sun. Distance of planet from the sun. Distance of planet from the sun इसका cube is directly proportional to time taken by planet to revolve around sun इसका whole square। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन इसको मान लेते हैं r, स्मॉल r। तो r का क्यूब और टाइम, जितने टाइम में एक प्लेनेट सन का एक चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल टी। तो ये हो गया कैपिटल टी का स्क्वायर। तो ये न्यूटन कैपलर का थर्ड लॉ है। तो कैपलर के तीनों लॉ मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। कैपलर के तीन लॉज क्या हैं? पहला लॉ ये है कि कैपलर ने ये बोला कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स with sun being at one of the foci of the elliptical path। जैसे सर्कुलर पाथ होता है ऐसे एलिप्स जो फिगर होती है उसके पाथ को बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। तो एलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पर, एक फोकस यहाँ होता है एक फोकस यहाँ होता है, दोनों में से किसी एक फोकस पर सन बैठा हुआ होगा, ये बोला कैपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में। कैपलर का सेकंड लॉ ये है कि कैपलर सेकंड लॉ स्टेटेड दैट